देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बोलो राजस्थान में। केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर हर कोई आस लगाए बैठा है। आमजन की माने तो कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए हैं, रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ गए हैं और ऐसे में उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार देश की जनता को राहत देने वाला बजट कल पेश करेगी। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार का भी बजट में घोषणा होगी। तो इस बार आपको बजट से क्या उम्मीद है? आप सरकार से क्या सहूलियत चाहते हैं? क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जाए? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो पहले आपको हनुमानगढ़ लिए चलते हैं और हनुमानगढ़ की जनता इस आम बजट से क्या चाहती है वो आपको दिखाते हैं। जो है केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने से पहले केंद्र सरकार जो है वो पूरे साल का लेखा जोखा पेश करती है। उस लेखे जोखे में बताया जाता है भी कौन सा बजट कितना लगाया गया और कितना खर्च किया गया और कितना बचा और किस में कितना नुकसान या फ़ायदा हुआ, किस बजट में उन्होंने कितना काम किया, ये लेखा जोखा वो देते हैं। उसके बाद जो है अगले स्तर में यानी अगले दिन जो है वो बजट पेश किया जाता है। 1 फरवरी को जो है केंद्र सरकार बजट पेश करने का एक अनुमान है। केंद्र सरकार के बजट पेश होने से पहले आमजन उनसे क्या उम्मीदें करते हैं? कुछ सवाल खड़े होते हैं कि भाई क्या सरकार केंद्र सरकार जो है 1 तारीख को आमजन के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है? क्या रसोई गैस में एक बार फिर से कटौती की जाएगी ताकि गृहिणियों को थोड़ा फ़ायदा हो? उसके अलावा सवाल ये भी खड़ा होता है भी जिस प्रकार से पीछे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात की गई थी, जिससे पूरे राज्यों में देश के सभी राज्यों में एक समान जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम किए जा सकते थे। क्या एक बार फिर से जीएसटी का नाम लिया जाएगा, जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा? इसके अलावा कुछ सवाल और भी खड़े होते हैं भी क्या उम्मीदें करते हैं यहाँ के लोग? हम जान लेते हैं, तमाम एक लोगों से हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल, केंद्र सरकार 1 तारीख को अपना बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें हैं? केंद्र सरकार क्या कुछ ला सकती है और आप क्या उम्मीद करते हैं बजट में क्या नया होना चाहिए? असल हालात ये लग रहे हैं कि दोबारा केंद्र सरकार घाटे का बजट लेके आएगी। हालांकि चुनाव है, चुनाव के दिनों में वो लोक लुभावन बजट पेश करेंगे, ये सही है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के पैमाने पे कच्चे तेल के भाव माइनस में चले गए, पर आम जनता को जो 2014 में पेट्रोल और डीजल मिल रहा था उसकी कीमत भी नहीं मिली। और आज भी ये हालत है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र सरकार का राज्य सरकारों का बहुत बड़ा टैक्स है। और अगर देश को बचाना है तो किसान को बचाना पड़ेगा। किसान को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो उसकी फसल पे लागत आती है उस लागत को कम किया जाए। वो लागत कम हो सकती है डीजल के भाव कम करने से, वो लागत कम हो सकती है पेस्टिसाइड के, बीज के, खाद के दाम पे जो टैक्स लगा है उस टैक्स को कम करने से। तो ये एक बड़ी राहत हो सकती है जो सरकार अगर इसको देना चाहे तो। दूसरा ये है कि जो खाने पीने का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। 2014 में जो 440 रुपये के आसपास सिलेंडर आता था वो 1000 रुपये का पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर तो भाव कम हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर उसकी कीमत जो है 2.5 गुना तक पहुँच रही है। तो उसको जो है कम किया जाए। उसके अलावा जैसे सरसों पिछले साल उसका भाव था, पर बीच में आकर के दुगुनी कीमत से भी ज़्यादा जो है तेल चला गया, 200 रुपये तक तेल चला गया। खाने के तेल जो है वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं। जो है घर का बजट जो है उसको ठीक करेगी, किसान के बजट को ठीक करेगी, आम जो नागरिक है उसको कुछ राहत देगी। वो राहत हो सकती है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए, खाने पीने के सामान को सस्ता किया जाए, पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाए, रसोई गैस को सस्ता किया जाए। ये मूल रूप से है। और लोगों को रोज़गार दिया जाए। अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते तो उनको बेरोज़गार की भत्ते की कोई व्यवस्था की जाए। तो ये मूल रूप से चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार फोकस करे। ये थे हमारे साथ, इन्होंने साफ तौर पे कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बातें की, पेंशन बढ़ाने की बातें की। तो आपसे भी जानना चाहूँगा भी बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपको? केंद्र सरकार क्या कुछ नया ला सकती है? बजट को लेकर हम तो यही कहेंगे कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है। अगर बीजेपी पार्टी को, केंद्र सरकार को अपनी पार्टी को देखना है तो जो पेट्रोल डीजल है खास करके इसको जीएसटी के दायरे में लाए ताकि पेट्रोल डीजल का भाव जो है पूरे स्टेटों के अंदर एक, और राजस्थान की बात करें वैट ज़्यादा है, पंजाब
पंजाब हरियाणा में सस्ता है। तो कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर जो अंतर है दर जो है पेट्रोल के डीजल में, दोनों के अंतर को दूर करने के एक तरीका जीएसटी के दायरे में, जीएसटी में लाने की हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर गौर करेगी। और हमारा सुझाव भी है कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कृषि जार किसानों की बात करें, पिछले दिनों आंदोलन चला, लंबा चला, किसानों को जो है अपने पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार जो है किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं और ला सकती है। जैसे उनको सम्मान निधि की है, हालांकि राशि बढ़ाई है और बढ़ा सकती है। तो सेंटर से यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को जो नरेगा है उसको और सुविधाएं देकर इस प्रकार से लोगों को बजट के अंदर राहत देने का प्रयास कर सकती है। इन्होंने कहा भी, इन्होंने भी हर कोई पेट्रोल डीजल की बातें कर रहा है, बढ़ती महंगाई की बातें कर रहा है, गैस के बढ़ते दामों की बातें कर रहा है। आपको क्या उम्मीद है केंद्र सरकार से? हमें तो उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि 2014 से लेकर के आज तक जितने भी बजट पास हुए वो सारे के सारे बजट जो है आम जन विरोधी बजट थे। और जिसके अंदर ना तो देखो किसान को कुछ मिला है, ना मज़दूर को कुछ मिला है, ना नौजवान को मिला है, ना महिलाओं को मिला है, इसमें नहीं मिला। अब की बार भी कोई लग नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई तो आसमान छू रही है। हर खाने पीने की चीज़ों पे आप देख लीजिए, तेल जो है सरसों का, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो है वो महंगाई बढ़ाने के ही ये लक्षण जो है सरकार के नज़र आ रहे हैं। मतलब इनकी जो बजट के अंदर जो बातें हैं, जैसे कितने ट्रिलियन इसे बजट को कर देंगे, लेकिन अभी कोई उसमें नहीं लग रहा है। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बजट के अंदर ये सारी की सारी बातों पे बहस हो, और बहस होकर के और ये सारे का सारा हो। अब चुनाव में बजट को लेकर जिस प्रकार से सभी की एक ही राय है, बजट जिस प्रकार से उन्होंने कहा भी पेट्रोल डीजल की बातें हर कोई कर रहा है, और उसके अलावा रसोई गैस की बातें कर रहा है, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और रसोई गैस की दाम की अगर बात करें तो वो भी बहुत बढ़ा हुआ है। उसकी वजह से जो है फल सब्जी, तमाम तरीके की जो दालें हैं रसोई में, जिसे सरसों का तेल कहा जाता है, उसके अलावा तमाम जो महंगाई है वो सीधे तौर पर बढ़ रही है। उसका नुकसान जो है सीधे तौर पर आम आदमी को पड़ा है। अब केंद्र सरकार से आम आदमी को ये उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे कहीं ना कहीं आमजन से लेकर तमाम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या इससे ऊपर के जो लोग हैं सभी को फ़ायदा होगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश सिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी बीच में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम हेरिटेज ने कार्रवाई की है। एनओसी नहीं होने पर निर्माणाधीन भवन को सीज कर दिया है। दरअसल फायर एनओसी नहीं होने पर सीज किया गया है। 40 मीटर ऊंची अनुकंपा किंग के भवन को सीज किया गया है। अग्निशमन की सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में नहीं रखा गया था और इसके चलते नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र मीणा के निर्देश पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जयपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को हम बता दें। हेरिटेज की कार्रवाई की गई है। फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होने पर निर्माणाधीन भवन को सीज किया गया है। 40 मीटर ऊंची अनुकंपा किंग के भवन को सीज किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस भवन को सीज किया जा रहा है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। तो फायर एनओसी इनके पास नहीं थी और फायर एनओसी नहीं होने के चलते नगर निगम हेरिटेज की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर निर्माणाधीन भवन को नगर निगम अमले ने सीज कर दिया। 40 मीटर ऊंची अनुकंपा किंग के भवन को सीज किया गया है। दर्शकों को बता दें कि अग्निशमन की सुरक्षा प्रबंधों का ख्याल नहीं रखा गया था और इसके चलते नगर निगम ने ये कार्रवाई की। देवेंद्र मीणा जो अधिकारी हैं उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अब आपको बोलियो राजस्थान में भीलवाड़ा लिए चलते हैं और भीलवाड़ा की जनता की क्या उम्मीदें हैं कल पेश होने वाले इस आम बजट से जानते हैं। टेक्सटाइल सिटी को भी आने वाले बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भी कई तरह की रियायतें सरकार से चाह रहे हैं ताकि बजट में उनको राहत मिल सके। अभी हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर जी अवस्थी। इनसे जानना चाहते हैं कि आने वाले जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बजट आने वाला है उनमें सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं और किस प्रकार आप रियायतें दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी केंद्रीय बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को और उस बजट में
हमने सरकार को लिखा है, एमपी साहब से भी चर्चा की है कि ये जो टेक्सटाइल पार्क है अपने भीलवाड़ा के लिए जो घोषणा हुई है, राजस्थान के लिए एक पार्क मिला है तो वो भीलवाड़ा को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एमपी साहब से भी लंबी और विस्तृत चर्चा की है। एमपी साहब लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखी है और ये मांग हमने पुरजोर शब्दों में रखी है कि भीलवाड़ा एक भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो ये इसका हक बनता है भीलवाड़ा का कि टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में आना चाहिए। राजस्थान सरकार के बजट में कुछ जो समस्याएं हैं, ये हमारे भीलवाड़ा उद्योग के संबंध में बिजली की रेटें बहुत होने से यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो सरकार को अब मैं जाके अशोक जी गहलोत से एक आध दिन में ही मिलने वाला हूँ और लिख के देने वाला हूँ कि भाई हमारे यहाँ बिजली की रेटों को आप उद्योग में थोड़ा बिजली सस्ती करें, जिससे यहाँ से उद्योगों का पलायन रुक सके। और भीलवाड़ा शहर में जो एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी और विकट समस्या है, उस समस्या के लिए हमारे रेलवे फाटक बंद रहती है लगातार और पूरा शहर 2 भागों में विभक्त रहता है। इसके लिए एक ओवरब्रिज बनाने के लिए हमने पहले भी प्रयास किए थे, लेकिन जिंदल के द्वारा जो तयशुदा कार्य है 30 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए थे और नगर परिषद से उन्होंने डील भी की थी, लेकिन उसको उन्होंने एनजीटी में डाल के स्टे ले लिया था। तो अब सरकार से हमारी मांग है कि इस समस्या को समाप्त करने के लिए एक ओवरब्रिज रेलवे फाटक के ऊपर से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करा के इस समस्या से शहर को निजात दिलवाएं। ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी। और बिजली की रेटों में कटौती करने से हमारे शहर में जो पलायन हो रहा है उद्योगों का, वो पलायन रुक सकेगा और यहाँ नए उद्योग धंधे और स्थापित हो सकेंगे। इसके अलावा एक डिमांड और है, भीलवाड़ा पूरा ज़िला मिनरल की दृष्टि से बहुत रिच धनवान ज़िला है और यहाँ से सारा कच्चा माल मोरवी जाता है। तो यहाँ एक अगर हमारे सिरेमिक पार्क बन जाए, जिसका प्रयास चल रहा है और सरकार भी बीजेपी के टाइम से चल रहा है ये काम और सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। तो निम्बाड़ा के पास जो 500 बीघा ज़मीन टेक्सटाइल पार्क लिए रखी थी, वो उसके सिरेमिक पार्क के लिए सिरेमिक जोन को बनाने के लिए अगर यहाँ सिरेमिक जोन बनता है तो पूरे देश का बहुत बड़ा उद्योग यहाँ के स्थापित हो सकता है। ये भीलवाड़ा ज़िला सबसे मिनरल के मामले में, चाहे सोडा हो, फेल्सपार हो, क्वार्ट्ज हो, इसके मामले में बहुत रिच ज़िला है और सारा कच्चा माल मोरवी जाता है। यहाँ के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर यहाँ सिरेमिक पार्क बनाने का अगर प्रस्ताव लिया जाता है तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा ज़िले का उद्योग बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। बिल्कुल सर, उद्योग बजट आने वाला है, भीलवाड़ा एक उद्योग सिटी है, क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? भीलवाड़ा उद्योग की दृष्टि से राजस्थान ही बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हब है और टेक्सटाइल सिटी होने के नाते पिछले 2-3 वर्षों में उद्योग यहाँ से पलायित हो रहे हैं और कुछ गुजरात तो कुछ मध्य प्रदेश तो कुछ और कहीं जा रहे हैं। इसका सीधा सा ये है कि यदि बजट में उद्योगों के लिए बिजली सस्ती की जाए, उनको और कई तरह की रियायतें जो छूट मिल सकती है वो दी जाए, तो ये जो पलायन हो रहा है वो रुक सकेगा। और भीलवाड़ा के अंदर जो बेरोज़गारी इसके कारण बढ़ रही है, एक दृष्टि से भीलवाड़ा के अंदर हिंदुस्तान के कई राज्यों से व्यापारी उद्योगपति आ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कि पिछले 2-3 वर्षों में राज्य की सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की उद्योगों के लिए। इसलिए मैं सोचता हूं कि उद्योगों के लिए विशेष तौर से छूट देनी चाहिए। और इसी के साथ में औद्योगिक के साथ में भीलवाड़ा ज़िला वह ज़िला है जहां पर माइंस और मिनरल की दृष्टि से सभी यहाँ पर सभी प्रकार के माइंस यहाँ निकलता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, अभ्रक हो, सैंडस्टोन हो, ग्रेनाइट हो, मार्बल हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का डीमेप्टी फंड भी बहुत बड़ा फंड है डेवलपमेंट की दृष्टि से, लेकिन किस तरह से भीलवाड़ा ज़िले का एक समुचित विकास के लिए उसका उपयोग हो, ये भी तय नहीं किया गया है। तो आज राज्य सरकार भी इसको नज़रें जमाई बैठी है, पैसा लेना चाहती है,
भीलवाड़ा को कुछ देना नहीं चाहती है। पहले मंत्रियों को इसका प्रभारी बनाया, फिर संभागीय आयुक्त को बनाया, फिर अभी कलेक्टर को बनाया। तो आज जिस तरह से मिनरल निकल रहा है तो मिनरल एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए आज सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। यदि कोई ऐसा हब बने, ऐसा कोई डिपो बने जहाँ पर एक्सपोर्ट हो, व्यापारी आए और यहाँ बैठें और यहाँ पर उनको व्यापारियों से मिले, तो इस तरह का जो प्रयास होगा तो भीलवाड़ा ज़िले को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ में जो रोज़गार वाली बात है, आज पिछले 2-3 वर्षों में आज ही अखबारों में आया है कि राजस्थान हिंदुस्तान का वह स्टेट बन गया है। क्राइम में तो बन ही गया है, लेकिन बेरोज़गारी में भी ये नंबर 1 हो रहा है। तो बेरोज़गारी दूर कैसे हो, इसके लिए रोज़गार के साधन पूरे प्रदेश में नए पैदा किए जाएं और उसके लिए राज्य सरकार द्वारा छूट दी जाए। और जो बेरोज़गारी भत्ता जिसकी घोषणा की गई थी, बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आज किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, तो किसानों का कर्जा भी माफ़ करने के लिए विशेष तौर से एक बजट के अंदर व्यवस्था रखी जाए। बिजली के बिलों के लिए विशेष तौर से जो एक आम जनता की समस्या है, हर घर की समस्या, हर व्यक्ति की समस्या है, इसके लिए बिजली की जो दरें, जबकि कांग्रेस सरकार ने पहले घोषणा की थी कि जब सरकार आएगी तब हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, तो दरें भी बढ़ा दी है, कनेक्शंस भी नहीं मिल रहे हैं और फ्यूल चार्ज भी बढ़ा दिया है, स्थायी शुल्क भी बढ़ा दिया है। तो ये सब चीज़ें, इसके लिए कटौती की जानी चाहिए और आम जनता को राहत मिले, बेरोजगारों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले। ऐसा एक जनोपयोगी बजट राज्य सरकार का होना चाहिए। बिल्कुल। कोविड के बाद में परिवारों की स्थिति खराब हुई है, इनकम सोर्स कम हुए हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से ताकि राहत मिल सके आवाज में? सरकार से कोविड की वजह से जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गों के पर एक दोहरी मार पड़ी कोविड की वजह से, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा बेरोजगार जो इनके परिवारों में जो हो चुके हैं या जिनके कोविड की वजह से जिनको मृत्यु हो गई, उन परिवारों को एक पैकेज देवें ताकि उनको बहुत राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या इसको पेट्रोल डीजल के अंदर क्या इनको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि इन पे जो बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके? जी, पेट्रोल की डीजल की जिस तरीके से रेटें बढ़ी है उससे उद्योगों पे और कहीं आम जनता पे तो मार पड़ी है। तो सरकार से मांग करेंगे कि इसको जीएसटी दायरे में लाए ताकि इनकी रेटें कम हो और मध्यम वर्ग को राहत मिले। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ जागरूक जनप्रतिनिधि। साथ ही जो विधायक जी से प्रकार बात हुई तो उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा को वास्तव में जिस प्रकार मेगा जो पार्क है वो साथ ही जो मिनरल के अंदर जिस प्रकार सेरेमिक जोन बनने वाला, इसमें कुछ सरकार और घोषणाएं करे ताकि ये जो भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है इसमें और रोजगारों का बढ़ोतरी हो सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश बोलो राजस्थान में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।